अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार जीत की है और कमला हैरिस को हार का सामना करना पड़ा है। इन सब जीत और रिजल्ट के बीच एक सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप की जीत के पीछे रूसी दखल है, और ये सवाल उठना लाजमी है क्योंकि ऐसे कई इंडिकेशंस मिले हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या इसके पीछे पुतिन ने खेला किया है, क्या डोनाल्ड ट्रंप को रूस जितवाना चाहता था, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन जंग में रूस पिछले 2 साल से ज़्यादा वक्त से लगा हुआ है, तो क्या रूस ने खेला किया। आज इसी पर बात करेंगे। मैं आपके साथ हूँ महादेव बम शंकर। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जब 5 नवंबर को वोट डाले जा रहे थे, तब जॉर्जिया, मिशिगन, एरिजोना और वाशिंगटन समेत कई राज्यों के पोलिंग बूथ को बम से उड़ाने की धमकियां भी आई। हालांकि ये सभी धमकियां फर्जी थी, लेकिन इन सब में एक कॉमन कनेक्शन था और वो था रूस का। FBI ने एक बयान जारी कर बताया कि कई पोलिंग बूथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी भरे ये ईमेल रूस से आए थे। इसके बाद इन बातों को और भी जोर मिला कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस का दखल हो सकता है। रूसी डोमेन और ईमेल से आने वाली धमकियों के बाद रूस पर फिर यही आरोप लगे। रूस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। अमेरिका में रूसी दूतावास ने एक बयान जारी कर इन आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताया। रूसी दूतावास ने अपने बयान में कहा कि रूस ने कभी भी अमेरिका या किसी और देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बार बार जोर दिया कि वो अमेरिकी नागरिकों की इच्छा का सम्मान करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब रूस पर अमेरिकी चुनावों में दखल देने का आरोप लगा। इससे पहले साल 2016, 2018, 2020 और 2022 के चुनावों में भी रूस पर ऐसे ही आरोप लग चुके हैं। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूस ने डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को कमजोर करने और ट्रंप को मजबूत करने की साजिश रची थी। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर लाखता नाम का एक ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसका मकसद क्लिंटन को कमजोर और ट्रंप को मजबूत करना था। 2016 के चुनाव में रूसी दखल पर अप्रैल 2019 में म्यूलर की रिपोर्ट आई थी। 448 पन्नों की इस रिपोर्ट में ट्रंप की टीम और रूसी अफसरों के बीच बातचीत के 200 से ज़्यादा संपर्कों की जांच की गई थी। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि चुनाव को प्रभावित करने और साजिश रचने के आरोपों पर ट्रंप या उनकी टीम के खिलाफ कोई भी पर्याप्त सबूत नहीं है। इतना ही नहीं, 2018 में अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने दावा किया था कि 2016 के बाद भी रूस ने अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश जारी रखी। लोगों को प्रभावित करने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए खबरें फैलाई जा रही है। 2020 के फरवरी और अगस्त में इंटेलिजेंस कम्युनिटी अमेरिकी संसद को चेतावनी दी थी कि रूस मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप के पक्ष में चुनाव में दखलंदाजी देने की कोशिश कर रहा है। कई महीनों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है जिनमें चुनावों में रूसी दखल देने का आरोप लगाया जा रहा है। अप्रैल 2024 में NBC न्यूज़ की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि रूस ने अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश शुरू कर दी। खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि 2024 के चुनाव से पहले रूस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और डेमोक्रेट पार्टी के नेताओं के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया ताकि यूक्रेन को मिलने वाली आर्थिक और सैन्य सहायता कम हो सके। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि रूस ट्रंप की जीत चाहता है क्योंकि उनके जीतने से यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद कम हो जाएगी। 4 सितंबर 2024 को अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से रूस पर अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने रूस की सरकारी मीडिया RT पर एक अमेरिकी फर्म को $1 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप लगाया था। आरोप लगाया गया कि RT ने फर्म को ये रिश्वत इसीलिए दी थी ताकि रूस का हिडन एजेंडा फैलाया जा सके और अमेरिकी नागरिकों को प्रभावित किया जा सके। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी के प्रवक्ता जॉन कार्बी ने कहा था कि रूस का मकसद यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को कम करना, रूस के हितों और नीतियों को आगे बढ़ाना और अमेरिकी वोटर्स को प्रभावित करना था। सितंबर में ही माइक्रोसॉफ्ट ने भी दावा किया था कि रूसी ऑपरेटिव्स में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के खिलाफ फेक वीडियो के जरिए प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। एक फर्जी वीडियो में झूठा दावा किया गया कि कमला हैरिस ने 2011 में एक लड़की का एक्सीडेंट कर दिया जिससे वो पैरालाइज हो गई थी। 23 सितंबर को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया था कि 2024 के चुनाव को प्रभावित करने और ट्रंप की जीत की संभावनाएं बढ़ाने के मकसद से रूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। वोटिंग से एक दिन पहले FBI, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर आरोप लगाया था कि रूस
अमेरिकी वोटर्स को प्रभावित कर रहा है। रूस पर 2016 और 2020 के चुनाव में भी ट्रंप की मदद का आरोप लगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए ट्रंप का सत्ता में बने रहना ज्यादा फायदेमंद है। उसकी वजह भी है। दरअसल बाइडेन सरकार रूस के प्रति सख्त रही है। जंग शुरू होने के बाद से ही बाइडेन सरकार यूक्रेन को न सिर्फ आर्थिक बल्कि सैन्य रूप में भी मदद कर रही है। इसके उलट ट्रंप शुरू से ही पुतिन के साथ खड़े हैं और तो और रूस के हमले के लिए ट्रंप कई बार यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने कई बार कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो यूक्रेन को दी जाने वाली लाखों डॉलर की आर्थिक और सैन्य मदद वे बंद कर देंगे। फरवरी 2022 से लेकर अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को 60 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद की है। ट्रंप हमेशा से यूक्रेन को दी जाने वाली मदद की आलोचना कर चुके हैं। एक बार तो उन्होंने जेलेंस्की को दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन कह दिया था। यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने के कारण बाइडेन सरकार ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे रूसी अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची है। रूस को उम्मीद है कि अगर ट्रंप जीते तो उस पर लगे प्रतिबंध भी हट सकते हैं। अब जब ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस में वापसी करने जा रहे हैं तो रूस को कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि ट्रंप की वापसी शायद यूक्रेन के लिए बुरी खबर होगी। दरअसल कमला हैरिस के 2024 के राष्ट्रपति अभियान को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐतिहासिक अभियान चलाने के बावजूद वो डोनाल्ड ट्रंप से हारने वाली दूसरी महिला उम्मीदवार बन गई। इससे पहले 2016 में डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को भी ट्रंप के सामने हार का सामना करना पड़ा था। कमला हैरिस की हार के पीछे एक प्रमुख कारण राष्ट्रपति पद की दौड़ में उनका देर से शामिल होना भी रहा है। हत्या के 2 प्रयास ट्रंप के उत्साह को कम करने में विफल रहे और उन्होंने एक बार फिर व्हाइट हाउस की चाबी हासिल कर ली। 20 जनवरी 2025 को वाशिंगटन डीसी में यूएस कैपिटल में आयोजित समारोह में डोनाल्ड ट्रंप को पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद वो आधिकारिक रूप से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। किसी भी उम्मीदवार की हार जीत के पीछे कई कारक काम करते हैं। ऐसा ही कुछ कमला के साथ हुआ, मगर राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा में की गई देरी सबसे बड़ा अहम मुद्दा रहा। हैरिस वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पद छोड़ने के बाद चुनाव में उतरी और राष्ट्रपति चुनाव अभियान शुरू होने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के तहत चुनाव लड़ने के लिए उनका समर्थन किया। हैरिस का दौड़ में प्रवेश बहुत देर से हुआ क्योंकि जब तक वह दौड़ में शामिल हुई ट्रंप पहले ही बाइडेन से काफ़ी आगे निकल चुके थे। बाइडेन राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए पार्टी ने उम्मीदवार बदलने का निर्णय किया। कमला के अलावा कई नामों पर चर्चा की गई और अंत में उनके नाम पर मुहर लगी, लेकिन तब तक शायद काफ़ी देर हो चुकी थी। दूसरा, जो बाइडेन के कुछ ऐसे फैसले रहे जो डेमोक्रेटिक पार्टी की हार के वजह बने। इनमें पहला अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी थी, जिसने अमेरिका की विश्वसनीयता को कमजोर किया। काबुल से भागने की कोशिश कर रहे हताश अफगानों के दृश्य अमेरिका की कमजोरी और सैन्य शक्ति के पीछे सतत बल की कमी को दुनिया के सामने रख दिया। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा युद्ध था, जिसकी अनुमानित लागत $2 ट्रिलियन से अधिक रही और कुल मिलाकर लगभग 2 लाख मौतें हुई थी। हालांकि 18 से 20 अगस्त 2021 को CBS न्यूज़ पोल में बताया गया कि 63% लोगों ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को हटाने का समर्थन किया, जबकि पॉलिटिको पोल में 16 से 19 अगस्त के पोल में कुछ हद तक कम समर्थन मिला। इधर बाइडेन की टीम ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस को कम करके आंका। इसने पुतिन को लगभग हरी झंडी दिखा दी, जिन्होंने पश्चिम में कमजोरी देखी और यूक्रेन पर आक्रमण करने का अवसर का लाभ उठाया। बाइडेन के लिए यूक्रेन युद्ध एक महत्वपूर्ण जीत हो सकता था। युद्ध के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर यूक्रेन जीत के लिए तैयार दिखाई दिया, लेकिन इसे सुरक्षित करने के लिए पश्चिम से पर्याप्त धन और हथियारों की आवश्यकता थी, जो कि बाइडेन टीम की तरफ से उनको मुहैया नहीं कराई गई। बाइडेन ये अवसर चूक गए, जिसने पुतिन के अभियान को पुनर्जीवित किया और अनगिनत यूक्रेनी लोगों की जान ले ली। निर्णायक नेतृत्व के बजाय अमेरिकी नीति में सहयोगियों को एकजुट करने का प्रयास दिखा। अंततः यूक्रेन को जीत हासिल करने के लिए पर्याप्त समर्थन प्रदान करने में विफल रही। देश को जीवित रहने के लिए बस पर्याप्त सहायता दी गई, जो कि जीतना के लिए पर्याप्त नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।